नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा, असिस्टेंट टीचर जीजीआईसी कलाल खेड़िया आगरा से कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले अध्याय में जीवों में जनन किस प्रकार होता है ये हम पढ़ चुके हैं। जनन के फलस्वरूप ही सभी जीव अपने जैसे ही संतति पैदा करता है। तो हम ये जानते हैं कि सभी संतानें लक्षणों में अपने माता पिता के समान होती हैं। तो ये समानता क्यों होती है? जैसे मतलब बंदर के बच्चे बंदर जैसे ही दिखते हैं, हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही दिखता है, इसी तरह मटर के दाने से मटर का ही पौधा उगता है, ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा जो संतानें हुई वो संतानें भी आपस में एकदम एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस विभिन्नता होती है। ये दोनों ही चीजें कि समानता अपने पूर्वजों जैसी क्यों होती है और आपस में जो थोड़ी बहुत भिन्नता होती है वो क्यों होती है, वो दोनों ही चीजें हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता में। इसके आगे हम लोग ये सब जानते हैं कि सबसे पहले धरती पर एक कोशिकीय जीव बने और वही उन्हीं एक कोशिकीय जीवों से धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में जटिल जीव जंतुओं का विकास हुआ। हालांकि ये जो विकास था ये क्रमिक था और बहुत धीमे था। तो इस प्रकार क्रमिक रूप से जैव विकास कैसे हुआ ये हम इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमारे इस अध्याय का शीर्षक है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस पाठ को हम निम्न उप शीर्षकों या उप विषयों में के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में, फिर इसमें वैज्ञानिक है मेंडल का क्या योगदान रहा, एकल और द्विसंकरण के बारे में पढ़ाकर फिर मेंडल ने जो 3 नियम दिए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये पढ़ेंगे। ये तीनों ही चीजें आनुवंशिकता से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे जैव विकास पर, विकास और वर्गीकरण, और अंत में थोड़ा सा जीवाश्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं। जीवों के वे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण संतानें अपने माता पिता के समान दिखाई पड़ती हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मटर के दाने से मटर का पौधा ही उगता है, तो वो समानता क्यों आई है? क्योंकि आनुवंशिक लक्षण उसमें पहुंचा है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता किसको कहते हैं। संतानों में माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति को, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पहुंचने को आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता के कारण ये आनुवंशिकता एक क्रिया है जिसकी वजह से आनुवंशिक लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति की रीतियों यानी टेक्निक्स, नियमों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी या इंग्लिश में जेनेटिक्स भी कहते हैं। और आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात आती है आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है, यानी आनुवंशिकता अगली पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती है। इसका उत्तर है गुणसूत्र। हम सभी जानते हैं चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो वनस्पति कोशिका हो, उसके केंद्रक में धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र ही है जो आनुवंशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और ये किस कारण पहुंचाते हैं? क्योंकि उनमें एक विशेष आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के अणुओं का एक निश्चित क्रम में सजे होने पर इसको हम कहते हैं जीन्स, यानी गुणसूत्र जीन्स के वाहक हैं। और जीन्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? डीएनए के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इस प्रकार
हम अगर बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के इनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें दो विकल्प होते हैं, यानी लक्षणों के आने के दो विकल्प होते हैं। हो सकता है कोई एक लक्षण ही उसमें दिखाई पड़े। तो जो हम लोग ने शुरू में बात करी थी कि जो संतानें होती हैं वो आपस में बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, उनमें कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ती है। वो विभिन्नता इसी कारण से दिखाई पड़ती है क्योंकि नर और मादा दोनों के लक्षण उनमें पहुंचते हैं, परंतु उन दोनों में से दिखाई कोई एक ही पड़ता है जो कि प्रभावी होता है। इसके बारे में सबसे ज्यादा बाद में आगे बताया था मेंडल ने।